हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू सीआरएम आईएएस। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं वेदिका एंड आज हम डिस्कस करेंगे 3 अगस्त के करंट अफेयर्स को। ठीक है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस सेशन में हम क्या करते हैं, फैक्ट्स को देखते हैं, उनको एनालाइज करते हैं और पीडीएफ में क्या मिलता है हमें, कुछ मॉडल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ पीवाईक्यूज होते हैं संबंधित टॉपिक से। और पीडीएफ में पीडीएफ का फॉर्मेट क्या होता है, तो पेपर के स्लाइड्स होते हैं, उनको अच्छे से हाईलाइट किया जाता है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और उसके नीचे में कुछ हैंड रिटन नोट्स होते हैं। ठीक है, तो आप पहले वीडियो को पूरा देखा करिए, देन पीडीएफ को पढ़िए, और जो कुछ क्वेश्चंस उसमें दिए जाते हैं मेंस से रिलेटेड, उसको डिस्कस भी हम करते हैं सेशन में। और आपको कोई दिक्कत अगर आती है इसको सॉल्व करने में, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ड्रॉप करें, वी विल हेल्प यू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपने देखा होगा हमारे लास्ट लेक्चर में कुछ ग्लिच के कारण इस टॉपिक का डिस्कशन ठीक से हो नहीं पाया था, है ना, कुछ कट हो गया था। तो हम देखते हैं, ये कल का हमारा मेंस का टॉपिक है, ये था कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लो टोटल फर्टिलिटी रेट। ओके, इसमें था कि कंटेक्स्ट क्या है इसका। देखिए, चाइना ने क्या किया है, चाइना को आप जानते हैं कि वो लगातार बहुत सारे प्रोग्राम्स के थ्रू, बहुत सारे इनिशिएटिव्स के थ्रू उसने क्या किया, अपने पॉपुलेशन को अच्छा खासा वो कम कर लिया है। ठीक है, बट अब स्थिति ये हो गई है कि वहां पे जो रिप्लेसमेंट रेट है चाइना का, वो आई थिंक 1.1 के अप्रॉक्स में पहुंच चुका है। तो ये आरआर रिप्लेसमेंट रेट होता क्या है, तो सिंपल टर्म्स में देखिए कि मदर है, फादर है, उनके बच्चे हैं, तो इन दोनों को रिप्लेस करने के लिए फ्यूचर में एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स चाहिए होंगे। ठीक है, बट चाइना का यहाँ पे क्या है, अप्रोक्सीमेटली 1 है। तो होता क्या है कि जब आप कंट्री डेवलप करना शुरू हो रही है, उस टाइम पे ज्यादा जनसंख्या सही नहीं रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट जितने भी इनिशिएटिव्स लेगी हेल्थ के रिगार्डिंग, एजुकेशन के रिगार्डिंग, वो ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा और बहुत लोगों तक अच्छे से पहुंच भी नहीं पाएगा। तो उस समय कोशिश रहती है कि पॉपुलेशन को कम किया जाए। ठीक है, लेकिन होता क्या है, एक टाइम आने के बाद आप धीरे धीरे करते करते आप ध्यान दे रहे हो कि पॉपुलेशन मेरा कम होता रहे, तो ओल्डर लोग जो हैं एक समय के बाद उनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जो यंगर लोग हैं वो कंपेरेटिवली बहुत कम हो जाएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, लेबर फोर्स के पार्ट होते हैं, वर्क फोर्स के पार्ट होते हैं, ये टैक्स पे करते हैं, इनका भी ख्याल रखते हैं जो ओल्डर पीपल है। तो ओल्डर पीपल आर डिपेंडेंट ऑन दिस ग्रुप। ठीक है, तो इनकी जनसंख्या अगर ज्यादा है, मतलब कंज्यूमर्स आप समझिए कि जिनको कंज्यूम सिर्फ करना है, अपना केयर करवाना है। ठीक है, इस टर्म इकोनॉमी के टर्म्स में देखते हैं इसको, इमोशनल होकर नहीं सोचना है। इसमें क्या होगा कि इनकी जनसंख्या बढ़ गई है, तो इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ेगी, काम तो बहुत कम लोग करने वाले हैं, इनको अपना भी देखना है, इनको भी देखना है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि चाइना को ऐसा लग रहा है अब कि धीरे धीरे इसको इसमें सुधार की जरूरत है। उसने ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स लाए हैं मार्केट में, जिससे कि चाइना में फर्टिलिटी रेट बढ़े और रिप्लेसमेंट रेट धीरे धीरे उसका बढ़े। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कहता है कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लो टीएफआर फॉर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। तो इंडिया के संदर्भ में क्या रखेंगे हम, इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। आप इसमें आंसर करोगे। इसमें कुछ आप जानते हो कि कुछ 4 फेजेस हैं इंडिया के, जनसंख्या से रिलेटेड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कैसे कैसे हुआ है उसको डालोगे आप, फिर डालोगे सेंसस का डेटा इसमें कि कितना फर्टिलिटी रेट है, कितना क्या डेंसिटी क्या है वगैरह वगैरह, फिर आप डालोगे एग्जाम्पल दोगे चाइना का कि देखो चाइना ने भी इनिशिएट किया था। तो एक इंटेंसिवली सिर्फ पॉपुलेशन को डिक्रीज करने पे फोकस हमको नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक टाइम आने के बाद आप डालोगे इसमें, एक टाइम आने के बाद सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि इकोनॉमी को चलाने के लिए बहुत कम लोग बचते हैं। ठीक है, तो एक बैलेंस्ड अप्रोच हमको लेके चलना होगा इसमें, कि ऐसा ना हो जाए कि एक टाइम के बाद इनकी जनसंख्या बढ़ जाए ओल्डर पीपल की, और यंगर पीपल बहुत कम रह जाए। ठीक है, तो इसमें हमको देखना है। देखिए, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन था कल का हमारा, इसमें कह रहा था कि जो ट्रम्प साहब ने कहा था कि इंडियन इकोनॉमी डेड हो चुकी है। ठीक है, डेड इकोनॉमी इसको बोला गया था। तो इसमें 2 क्वेश्चंस थे, आई थिंक इसको डिस्कस किया गया है, आप देख लीजिएगा। इसमें था कि हम इकोनॉमिक फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए आंसर में कैसे दिखाएंगे कि इंडियन इकोनॉमी इज नॉट डेड। ठीक है, इसमें 2 देखिए एस्पेक्ट्स में हम देखेंगे। पहला ये भारत के नजरिए से हम ये देखेंगे कि इंडिया जो है वो यूएस से कितना ट्रेड करता है, यूएस के यूएस के ट्रेड में इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, ताकि हम जता पाए कि सिर्फ बोलने से इंडिया इज नॉट अ वीक और डेड इकोनॉमी। ठीक है, सेकंड देखना है हमें कि ग्लोबल रैंकिंग्स जो इंडिया की डिफरेंट संस्थाएं निकालती हैं, प्रोजेक्शंस, जैसे कि वर्ल्ड बैंक बताता है ना कि इतना % जीडीपी रहने वाला है, आईएमएफ बताता है, उसको थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हम। ठीक है, तो क्रिटिकली इसको इवेलुएट करना है। नेक्स्ट टॉपिक था कल का कि जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स के आधार पर दिखाना है हमें कि रशिया का जो हमारा एक फ्रेंडशिप वाला रिश्ता है, उससे कैसे इन्फ्लुएंस हुआ है ये डिसीजन। तो इसमें बताएंगे हम कि जैसे कि हम जानते हैं कि रशिया
हिस्टोरिकली देखा जाए तो इंडिया का काफी अच्छा एलाई रहा है, ठीक है, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। और हम किसी दूसरे कंट्री के कहने पे अपने नेशनल इंटरेस्ट को हम बदल तो नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पे इसमें ये भी ध्यान रखना है हमें, अब सिचुएशन देखिए चेंज हो रहा है ना। अब क्या है कि चाइना क्या कर रहा है, एशिया वाले रीजन में, इंडो पैसिफिक वाले रीजन में काफी अपना प्रोमिनेंस बना रहा है, ठीक है। तो हमको रशिया से भी अच्छा टर्म्स तो चाहिए ही, यूएस से भी इसको भी हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूएस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित हो सकता है इंडिया के प्रोमिनेंस को राइज कराने में इन रिस्पेक्ट टू चाइना, क्योंकि आप जानते हैं क्वाड हो गया, इंडिया क्वाड का मेंबर है, I2U2 है, इनका मेंबर है। तो ये सभी संस्थाएं ऐसी हैं जो इस बात पे काम करती हैं कि चाइना की एक मोनोपोली इंडो पैसिफिक में क्रिएट ना हो जाए, ठीक है। तो इंडिया भी उसका मेंबर है, यूएस भी उसका मेंबर है, तो हम यूएस को भी इग्नोर नहीं कर सकते, चाइना को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, 2047 तक हमको डेवलप कंट्री बनना है। इसके लिए बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे हैं, सोर्सेज ऐसे हैं जो हम चाइना पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है उनको इंपोर्ट करने के लिए। तो हमको आंसर को ऐसा लिखना है कि हमें एक भाई मतलब बात है कि एक ऐसा अप्रोच लेके चलना है जिससे हमारा नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल हो सके। हमें ट्रेड वॉर में नहीं उलझना है, हमें जियोपॉलिटिकल वॉर्स में नहीं उलझना है, हमें अपने ग्रोथ डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए जो आज का हमारा टॉपिक है ना, आज जो सेशन हमारा आज का है, इसमें मेनली जो टॉपिक्स हैं संबंधित किससे हैं, इन्वायरमेंट से। इसमें देखिए ट्रॉपिकल रेन की बात की गई है कि किस तरह वो ओशन के सैलिनिटी पे इफेक्ट करता है, ठीक है, इसको डिस्टेबलाइज या स्टेबलाइज करता है। सेकेंड जो देखेंगे हम ग्रीन टेक्नोलॉजीज के बारे में देखेंगे, ठीक है। और देखिए थर्ड एक जो टॉपिक है ना, उसको हमने कल भी डिस्कस किया था कि किस तरह से डेमोक्रेसी जो है ना, वो भारत में मतलब आजादी के बाद से वो कॉन्सेप्ट नहीं आया है, वो काफी एंशियंट टाइम से इंडिया में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो बोलने से तो होता नहीं है, इसके फैक्टर्स को हमको आंसर में लिखना पड़ेगा। ये हो गया। एक और देखिए टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू सोलर सेल्स, ठीक है। उसमें बताया गया है कि सोलर सेल्स ठीक है अच्छे हैं, सन सोलर एनर्जी इज गुड, बट उसके भी कुछ एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स होते हैं, मतलब कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं, उनको भी हमको कंसीडर करना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट टॉपिक क्या कहता है, ट्रॉपिकल रेन डिस्टेबलाइजेस ओशंस ओनली व्हेन इट फॉल्स लाइटली, ठीक है। सिंपल टर्म है कि ट्रॉपिकल रेन जो है ओशन वाटर को क्या करता है, डिस्टेबलाइज कर देता है। इसका मतलब समझेंगे हम, ओनली व्हेन इट फॉल्स लाइटली, जब हल्की बारिश होती है तभी, नॉट इन केस ऑफ हेवी रेन। जब हल्की बारिश होती है तो ट्रॉपिकल रेन करता है वो ओशन को डिस्टेबलाइज कर देता है, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए इसमें कह रहा है, यहाँ देखिएगा, कहता है व्हेन इट रेन्स ओवर द ओशन डज इट मेक सरफेस वाटर मोर बॉयंट, साइंटिस्ट्स हैव लॉन्ग अज्यूम्ड सो बिकॉज रेन वाटर इज फ्रेश वाटर इज लाइटर देन सी वाटर। देखिए होता बॉयंसी क्या होती है, मतलब क्षमता, फ्लोट करने की क्षमता को हम बॉयंसी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या, अभी तक हम क्या मान के चलते थे कि जब फ्रेश वाटर आसमान से गिरता है समुद्र में तो लाइटर होता है, सॉल्ट की मात्रा कम होती है, तो वो क्या करता है, बॉयंसी को बढ़ा देता है, ठीक है, उसको डिस्टेबलाइज कर देता है। बट अभी जो नया रिसर्च एक सामने आया है उसमें कहता है कि ये दोनों काम करता है। अगर वर्षा अगर ज्यादा हैवी हो रही है तो वो क्या करेगा, स्टेबलाइज भी कर सकता है, बॉयंसी को लो भी कर सकता है। अगर वर्षा कम हो रही है तो बॉयंसी को वो बढ़ा भी सकता है। चलिए इसको देखते हैं, कंफ्यूज नहीं। देखिए पहले यहाँ देखते हैं हम, सिंपल पहले देखेंगे टर्म्स को होता क्या है। तो बॉयंट का मतलब क्या है, ठीक है, एकदम टेंशन नहीं लेना है, इसको धीरे धीरे समझेंगे। बॉयंट क्या होता है, तो एबिलिटी टू फ्लोट इन वाटर या एयर, किसी भी फ्लूइड में, फ्लूइड मतलब वाटर एयर दोनों होता है, तो किसी भी फ्लूइड में जो फ्लोट करने की क्षमता होती है किसी की, उसको हम बोलते हैं बॉयंट, ठीक है। एक टर्म इसमें दिया गया बॉयंसी फ्लक्स, ठीक है। इसमें कहता है ये क्या है, तो रेट एट विच बॉयंट एनर्जी और फोर्स इज एडेड टू अ फ्लूइड कॉजिंग वर्टिकल मूवमेंट्स। जैसे कहता है कि पानी में कोई चीज तैरता है, कुछ डूब जाता है, कुछ ऊपर निकल के आता है, तो उसको बोल रहा है कि ऐसा क्या फैक्टर्स है। तो इसका मतलब है कि रेट एट विच बॉयंट एनर्जी और फोर्स इज एडेड, कहता है जिसकी बॉयंसी ज्यादा होगी वो फ्लोट करेगा, जिसकी बॉयंसी कम होगी वो डूब जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड देखिए, तो इस आर्टिकल का जिस्ट क्या कहता है ना, क्या इसमें थीम क्या है इस आर्टिकल का। इसमें बताया गया है कि देखिए एग्जाम में पूछ सकता है, प्रीलिम्स में पूछ दे, मेंस में डाल दे। तो इसमें बोला गया कि जो पानी की जो बारिश का पानी है, रेन वाटर है, वो किस प्रकार से, मतलब दो प्रकार से ओशन के वाटर की स्टेबिलिटी को, उसके स्ट्रेटिफिकेशन को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। एक केस में उसको ज्यादा स्टेबिलाईज करेगा, एक केस में उसको डिस्टेबिलाईज करेगा। अगर बारिश, पहला केस कहता है अगर बारिश बहुत तेज है, अगर हैवी रेन है, यहाँ देखिएगा, तो
हेवी रेन क्या करता है, ओशन के सॉल्ट कंटेंट को कम करेगा, उसको डाइल्यूट करेगा, और जो अपर लेयर है ओशन सरफेस का, ओशन वाटर का, वो उसको लाइट कर देगा। एक तो अपना पानी भी उसने ऐड किया, ठीक है, और क्या किया कि सॉल्ट कंटेंट को उसने डाइल्यूट कर दिया, तो अपर सरफेस इज स्टिल लाइट, तो मोर स्टेबिलिटी प्रदान करेगा ओशन वाटर को। मतलब लाइटर लेयर ऊपर है, डेंसर लेयर नीचे है, ठीक है, यही होना चाहिए, नेचुरल तरीके से यही होता है कि डेंसर चीजें नीचे जाती है, लाइटर चीजें ऊपर रहती है। अब देखिए यहाँ पे कहता है ड्यूरिंग लाइट रेन, अगर वर्षा धीरे धीरे होती है, तो जब बारिश धीरे धीरे होती है तो एक कंडीशन बनता है कोल्ड पूल्स का। इसको हम आगे समझेंगे, नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट में देखेंगे। तो एक जब जब बारिश धीरे धीरे होती है तो कोल्ड पूल्स की एक सिचुएशन बनती है, जिससे क्या होता है कि सरफेस वाटर जो है डेंस हो जाता है ना। तो हमने अभी देखा कि नेचुरल तरीका क्या है स्ट्रैटिफिकेशन का, हम जानते हैं लाइट चीजें ऊपर रहेंगी, डेंसर चीजें नीचे रहती हैं। बट ये क्या कर रहा है, जब पानी हल्का हल्का पड़ रहा है तो सरफेस वाटर को डेंस कर दे रहा है, तो इसको बोलेंगे हम कि डीस्टेबलाइज कर दे रहा है ओशन को, ठीक है। अब देखते हैं आगे थोड़ा सा हम कोल्ड पूल्स होते क्या है। यहाँ देखिए, इसको समझेंगे हम फेज बाय फेज, ठीक है। देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, कोल्ड पूल्स को हमने स्टार्ट किया यहाँ से। यहाँ देखिए अब कहता है, यहाँ देखिए, हम जानते हैं ये अर्थ का छोटा सा एक सिंबॉलिक सा डायग्राम है, ठीक है, गलत भी हो सकता है। ये देखिए इक्वेटर है, ये ट्रॉपिकल हमारा एरिया है, ठीक है, नॉर्दर्न साउदर्न, ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया है। तो हम जानते हैं कि ट्रॉपिक्स के बीच में क्या होता है, इंटेंस सोलर हीटिंग, सनलाइट काफी अच्छे से आती है, जिससे कि कहता है वार्म मॉइस्ट एयर राइजेस रैपिडली, ठीक है, सनलाइट अच्छे से आ रही है, वार्म मॉइस्ट, हवा क्या होती है, मतलब मॉइस्ट का मतलब जान रहे हैं हम, उसमें पानी का अंश होना, ठीक है। वार्म मॉइस्ट एयर क्या होगा, ऊपर की तरफ उठ रही धीरे धीरे। अब देखिए कहता है एक टावरिंग, मतलब यहाँ पे क्या होगा ना, देखिए ट्रॉपिक्स में क्या होगा, काफी हाइट पे जाके क्लाउड्स बनते हैं। अब आप इसको पढ़िएगा ज्योग्राफी में अच्छे से, तो इस पर डिस्कशन में काफी टाइम चला जाएगा। तो ट्रॉपिक्स पे क्या होता है, काफी टावरिंग, काफी हाइट पे जाकर के क्या बनते हैं, कुमुलो निम्बस क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है। और ये अगर मानसून का सीजन है, अगर थंडर स्टॉर्म का सिचुएशन है, उसमें ज्यादा कॉमन होता है। तो हमने देखा ट्रॉपिक्स पे इंटेंस सोलर हीटिंग होती है, जिससे कि वार्म मॉइस्ट एयर ऊपर की तरफ उठ रहा है और एक अच्छे खासी हाइट पे जाकर के कुमुलो निम्बस क्लाउड्स बनाता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए अब कह रहा है कि रेन फॉर्म्स एट हाई, मतलब अगर ऊपर जाके बादल बन रहा है, वहीं पे बारिश का सिचुएशन पूरा बन रहा है, तो काफी हाइट पे है। कहता है कि जब ज्यादा ऊंचाई से वर्षा होना शुरू होती है, नॉट ऑल ऑफ द रेन रीचेस द ग्राउंड। वही कह रहा है कि ट्रॉपिक्स में चूंकि काफी हाइट पे जाकर के आपका काफी ऊंचाई पे क्लाउड्स बन रहे हैं, जब वहां से बारिश गिरना शुरू होती है तो सभी रेन, ऑल ऑफ द जो मॉइस्चर है वो ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाता है। तो उसका होता क्या है, देखिए, एज रेन फॉल्स थ्रू ड्राई अनसैचुरेटेड लेयर्स, अगर कहता है कि अर्थ सॉरी जो एयर का लेयर है, हवा का जो लेयर है, वो अगर ड्राई है, उसमें एक क्षमता है कि वो और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सके, तो क्या होगा, सम रेन इवेपोरेट्स आफ्टर बिफोर हिटिंग द ओशन सरफेस। कहता है इसलिए सरफेस तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है कि एयर ड्राई रहता है अगर, तो वो उसको उस मॉइस्चर को सोख लेता है, ठीक है ना, कुछ मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया, तो सारा का सारा रेन लैंड सरफेस पे, ओशन सरफेस पे नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, सारा का सारा बारिश सरफेस पे नहीं आ पाया। देखिए क्या होता क्या है। तो वहीं यहाँ पे कह रहे कि कुछ रेन क्या करता है, इवेपोरेट कर जाता है, कहाँ पे, जहाँ पे एयर के पास ड्राइनेस है, कैपेसिटी है उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की। अब इससे क्या होता है, इससे क्या होगा, वो हीट को कंज्यूम कर लिया, क्योंकि हम जान रहे हैं वार्म एयर गया, मॉइस्चर वाला एयर, तो एयर ने गिरते समय क्या हुआ, दूसरे एक एयर के लेयर ने उसको, उसमें से कुछ पार्ट ऑफ द एयर को, मॉइस्चर को कंज्यूम कर लिया, तो हीट वाला एयर है वो, तो हीट का टेम्परेचर बढ़ गया हमारा, ठीक है, उस एयर का बात हो रहा है। बट चूंकि उसने गर्म हवा को अपने आप में एब्जॉर्ब कर लिया, तो सराउंडिंग एयर क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। समझ में आ रहा है। देखिए ट्रॉपिक्स में हाई इंटेंस सोलर हीटिंग हो रहा है, ठीक है, जिससे कि वार्म मॉइस्ट एयर ऊपर जा रहा है, क्लाउड्स कहाँ बन रहे हैं, काफी हाइट पे बन रहे हैं, तो ज्यादा ऊंचाई से जब बारिश गिरती है तो सभी की सभी बारिश, सभी का सभी पानी बारिश का धरती पे नहीं आ पाता है, ओशन के सरफेस पे नहीं आ पाता है, वो कहाँ जाता है, बीच में कुछ ऐसे लेयर होते हैं एयर के, जो उसमें से कुछ मॉइस्चर को अपने में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उस एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, उस एब्जॉर्प्शन में वो क्या करते हैं कि हीट को ना, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट को अपने आप में एब्जॉर्ब कर लिए। अब जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करोगे तो ऑटोमेटिकली हीट भी एब्जॉर्ब हो जा रहा है, तो पर्टिकुलर जिस एयर ने एब्जॉर्ब किया वो तो गर्म हो गया, बट जो सराउंडिंग एयर है ना ओशन सरफेस का, वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए कहता है कि न्यूली कूल्ड डेंसर हेवियर,
अब सराउंडिंग कूल एयर का मतलब कंडेंसर होगा, ठंडा मतलब डेंस है, भारी है, ठीक है। अब देखिए सिंक्स रैपिडली फॉर्मिंग अ डाउन ड्राफ्ट। हम जानते हैं कोई चीज अगर भारी होती है डेंसर, वो सिंक धीरे धीरे नीचे की तरफ आती है, उसका प्रवृत्ति है, डेंस होगा तो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो व्हेन दिस एयर हिट्स द ओशन सरफेस इट स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शन। इसमें कह रहा है कि जब सराउंडिंग एयर हमारा कूल हो गया, समझ में आ रहा है, ठंडा हो चुका है, धीरे ठंडा होकर वो भारी डेंस हो गया है, तो धीरे धीरे जैसे वो नीचे की तरफ आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो ओशन के सरफेस को हिट करेगा, और हिट करते ही वो डिस्पर्स हो जाएगा, है ना, चारों तरफ वो फैल जाएगा, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं कोल्ड पूल्स। उस एरिया को, ओशन सरफेस के आसपास का वैसा एरिया, वैसे हवा की एरिया जो ठंडी होती है कंपैरेटिवली, ठीक है, उसको बोलते हैं हम कोल्ड पूल्स। ये क्या करता है, ये क्या है, शैलो रीजन ऑफ कोल्ड ड्राई विंड अंडर द अराउंड द रेन क्लाउड। वही इसमें कह रहा है कि बारिश अपना हो रही है, वो बारिश हो रही है, बट सिचुएशन ऐसा बनता है कि ओशन सरफेस के चारों ओर ना कुछ पार्ट में क्या होगा, कोल्ड पूल्स फॉर्म करेंगे जो कि कंपैरेटिवली ठंडे होंगे, क्योंकि बारिश का आप जानते हो गर्म होता है, एयर वगैरह गर्म होता है, लेकिन ये ठंडा रहेगा और कोल्ड पूल फॉर्म करता है, ठीक है। अब देखिए तो कोल्ड पूल करता क्या है, बाय इंक्रीजिंग डेंसिटी ऑफ ओशन सरफेस। ओशन के सरफेस के इर्द गिर्द घूमते रहता है, वो उसकी डेंसिटी को बढ़ाता है, मेनली ड्यूरिंग लाइट रेन, ठीक है। हेवी रेन में देखा हमने, सीधे गिरेगा पानी, इसको डाइल्यूट कर देगा, बट लाइट रेन धीरे धीरे हो रहा है, कोल्ड पूल बन रहा है, वो ओशन सरफेस की डेंसिटी को बढ़ा रहा है, ठीक है, मेनली ड्यूरिंग लाइट रेन। अब क्या होता है, अपर ओशन डिस्टेबलाइजेशन। देखिए वही हमने यहाँ क्या देखा, वही हमने देखा ना यहाँ पे, लाइट रेन के समय क्या होगा, कोल्ड पूल्स बनेंगे। कोल्ड पूल्स क्या होते हैं, एक दायरा, एक छोटा सा एरिया समुद्र के सरफेस के चारों के हल्का सा ऊपर रहता है एकदम, ठीक है, वो ठंडा रहता है कंपैरेटिवली वातावरण में, और जो एयर है जहाँ से बारिश हो रही है उसके कंपैरिजन में ठंडा रहता है। वो ठंडा मतलब डेंस, डेंस मतलब भारी, भारी मतलब नीचे की तरफ आता है। जैसे ही वो ओशन के सरफेस से टकराता है वो चारों तरफ और ज्यादा फैल जाता है। उसके फैलने से क्या होगा, ओशन की सरफेस डेंसिटी बढ़ती है, वाटर डेंस हो जाता है, जो कि नेचुरल जो स्ट्रेटिफिकेशन है, नेचुरली हम जानते हैं लाइट चीजें ऊपर, डेंसर चीजें नीचे, उसको वो बदल देता है, क्योंकि सरफेस वाटर को वो डेंस कर देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक कहता है कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट बर्ड डेथ रेट्स कहाँ होता है, इंडिया के थार डेजर्ट में। कारण क्या है, विंड फार्म्स। तो छोटा सा आर्टिकल है, इसमें बेसिकली बात यही कही गई है, एक रिपोर्ट आई थी, नेशनल जो इंस्टीट्यूट है ऑफ विंड एनर्जी, कहाँ पे लोकेटेड है, चेन्नई में, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो इसके तहत ये सिचुएटेड है। तो इसमें इसकी एक रिपोर्ट आई थी कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा जो बर्ड की डेथ रेट है वो कहाँ है, थार डेजर्ट में है। कारण क्या है, विंड फार्म्स, ठीक है। तो इसमें हम ज्यादा आर्टिकल में देखेंगे कुछ है भी नहीं, कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टर्म्स है प्रीलिम्स के रिगार्डिंग। चलिए उसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले कहता है रैप्टर्स। रैप्टर्स क्या है, तो कार्निवोरस बर्ड्स है, ठीक है, दैट हंट एंड फीड ऑन अदर एनिमल्स, ओके। इनका क्या होता है, कीन आई साइट, मतलब काफी तेज नजर होती है, स्ट्रॉन्ग टेलॉन्स, जो क्लॉज होते हैं वो शार्प होते हैं, हुक्ड बीक्स, ये कुछ उनके क्या बोले, कुछ उसके स्पेसिफिकेशंस हैं, डाल सकते हैं प्रीलिम्स में। देखिए रैप्टर्स क्या हैं, ऐसे कार्निवोरस बर्ड्स हैं जो हंट करते हैं दूसरे एनिमल्स को, ठीक है। एक देखिए और टर्म्स, एक बर्ड के बारे में देखिए बताया गया यहाँ पे, ये देखिए ग्रेट इंडियन बस्टार्ड। तो आपने देखा होगा यूपीएससी के प्रीलिम्स में कई बार इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है इस बर्ड के बारे में, ठीक है। तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो जो बर्ड्स मारी जाती हैं थार डेजर्ट में, उनमें से एक ये भी बर्ड आता है, ठीक है, इसका नाम दिया गया था, ठीक है। यहाँ देखिए एक टर्म यहाँ दिया गया है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। ये क्या है, मेजर माइग्रेशन राउट फॉर बर्ड्स अक्रॉस यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया, ठीक है, यूरेशिया, एंड अ प्रोमिनेंट विंटरिंग डेस्टिनेशन। कह रहा है कि ये क्या है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे क्या है, माइग्रेशन राउट है बर्ड्स से रिलेटेड। ये पूछेगा एग्जाम में, ये किसका है, ठीक है, मतलब ऐसे दे देगा सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, तो दे देगा कि फ्लाइट्स का है क्या है, तो नहीं, ये फ्लाइट्स का नहीं है, ये बर्ड्स से रिलेटेड, बर्ड्स का एक मेजर माइग्रेशन राउट है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आगे देखेंगे। देखिए कुछ इसमें टर्म्स, जैसे कि सिंपल टर्म्स है, आई थिंक आपको पता होगा, बट देख लेते हैं। जैसे ऑफशोर विंडमिल्स। तो ऑफशोर विंडमिल्स क्या होते हैं, जो सी में, ओशन में जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला पार्ट है ना, जैसे कि समुद्र है यहाँ पे, ये लैंड है, ये समुद्र है, तो ऐसा थोड़ी कि लैंड यहाँ खत्म समुद्र शुरू, नहीं, लैंड धीरे 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 ऐसे घटते जाता है, यहाँ पानी समुद्र का बढ़ते जाता है।
तो एक सर्टेन एरिया, एक सर्टेन पार्ट को कहते हैं हम कंटिनेंटल शेल्फ, ठीक है। तो उस एरिया में अगर कंटिनेंटल शेल्फ वाले पानी वाले एरिया में अगर कोई विंड मिल्स इंस्टॉल्ड है उसको हम बोलेंगे ऑफशोर विंड मिल, ठीक है, ऑफशोर विंड मिल्स। ऑनशोर उसका उल्टा हो जाएगा, जो लैंड पे सिचुएटेड है, ठीक है। अब देखिए एक पॉलिसी के बारे में इसमें चर्चा करी गई है, नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है इसको, इतना जान लीजिए ये सेम मिनिस्ट्री के अंदर है। 2015 में इसको लाया गया था। इसका टारगेट देखिए क्या है, विंड फार्म्स को प्रमोट करना, कहाँ पे, टेरिटोरियल वाटर्स में। ये क्या होता है, 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट। ये एरिया का मतलब क्या है, 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट। तो इस एरिया में जो विंड मिल्स हैं उनको अच्छे से एस्टेब्लिश करना इस पॉलिसी का मेन उद्देश्य है। कब आई थी ये, 2015 में, ठीक है। अब देखिए एक जिक्र किया गया गल्फ ऑफ खंबात का। ये कहता है कि सबसे ज़्यादा जो ऑफशोर विंड मिल्स हैं वो कहाँ हैं, गल्फ ऑफ खंबात में है। सबसे ज़्यादा ऑफशोर विंड मिल्स कहाँ हैं, गल्फ ऑफ खंबात में, ठीक है। तो आर्टिकल यहीं पे खत्म होता है, आगे देखते हैं हम। देखिए ये टॉपिक तो हमने कल डिस्कस कर रखा है, लेकिन कल चूंकि पीडीएफ नहीं मिल पाई थी आप लोगों को, तो कल के टॉपिक को भी पीडीएफ में इसमें इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। तो हमने देखा था कल कि टैरिफ लगाया गया था और दो इश्यूज थे। इंडिया का जीडीपी तो ज़्यादा नहीं घटेगा, बट दिक्कत कहाँ आ जाएगी, जो डिफरेंट सेक्टर्स पे प्रभाव डालेगा ये, वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं। सेकंड इशू क्या था कि जो इंडिया से कंट्रीज compete कर रही उन्हीं गुड्स में, उस पर यूएस ने कम टैरिफ लगाया है और कुछ कंट्रीज के साथ क्या है, उसका फ्री ट्रेड डील भी साइन किया हुआ है, ठीक है। फिर था कि फेब में ऐसा बोला गया था कि एक अच्छी खासी ट्रेड डील बिटवीन यूएस एंड इंडिया देखने को मिल सकती है बाय द एंड ऑफ फरवरी 25, बट ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसे 4 कारण बताए गए थे इसमें। पहला था कि इंडिया रशिया एंगेजमेंट, दूसरा था कि ऑपरेशन सिंदूर को ट्रंप ने बोला कि मेरे कारण से इसको सीज फायर पर लाया गया, बट हमारी सरकार ने बोला कि ऐसा नहीं है, तो उनको अच्छा नहीं लगा। सेकंड था कि इंडिया जो है, हमने देखा था कल कि एग्रीकल्चर सेक्टर को, डेयरी को फॉरेनर्स के लिए किसी भी ट्रेड डील में शामिल नहीं कर रहा है, जो कि यूएस को पसंद नहीं आया था। फोर्थ कहता है कि बिफोर द जब ये 25% टैरिफ लगाया गया है, उससे पहले से क्या था, यूएस क्या कर रखा था, सर्टेन गुड्स लाइक स्टील है, एल्यूमिनियम, ऑटोमोबाइल्स है, इनके यूएस में इंपोर्ट पे, मतलब भारत के द्वारा जो हम एक्सपोर्ट कर यूएस में, उस पर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैरिफ उसने ऑलरेडी लगा रखा था। तो भारत गया था डब्ल्यूटीओ में ये बोलने के लिए कि हमारे पास भी राइट्स है, हम रेसिप्रोकल टैरिफ यूएस पे लगा सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण से जो यूएस है और जो इंडिया के बीच जो डील होने वाली थी, ट्रेड डील जो होने वाली थी, वो नहीं हो पाई, ठीक है। इसका पीडीएफ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक को हमने कल डिस्कस कर रखा था। ये देखिए एक छोटी सी देखिए न्यूज़ आई थी, इसमें था ना कि गोवा में एक जगह है, सॉरी ओल्ड गोवा जो जगह है, वहाँ से कुछ स्टोन कैनल बॉल्स मिले हैं, स्टोन कैनल बॉल्स, ठीक है। ये पोर्चुगीज एरा से रिलेटेड है, वही न्यूज़ थी। इसमें हम बस इतना देखेंगे। यहाँ देखिए आपने बेसिक चीज़ों को तो हिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, पोर्चुगीज कब आए कैसे क्या। यहाँ देखिए एक यहाँ पे देखिए नाम है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, ठीक है, ये चर्च का नाम है। इससे एक सेकंड थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। हाँ देखिए बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, ये किससे संबंधित है, पोर्चुगीज से संबंधित है। अब देखिए 2 व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने हैं प्रीलिम्स के लिए। पहला कहता है फ्रेंच नेविगेटर फ्रैंकोइस पायरार्ड डी लवाल, ठीक है, ये फ्रेंच नेविगेटर है, ठीक है। एक तो नाम ये, देखिए दूसरा नाम क्या है, फ्रेडरिक चार्ल्स डैनवर्स, ठीक है। तो इसलिए याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछ देगा कि ये फ्रेंच, ये बिजनेसमैन था, कुछ भी मतलब डाल देगा गलत सलत। आपको क्या ध्यान रखना है, ये फ्रेंच नेविगेटर था फ्रैंकोइस पायरार्ड डी लवाल, ठीक है। ये विजिट कब आता है भारत में, 1608 में। आपको देखिए 2 काम करना है यहाँ पे, एक तो लिख लेना है इसको, इस साल ये आया, फ्रैंकोइस लवाल आया, तो 1608 में भारत में कौन था, है ना, किसका रूल चल रहा था, उसको आपको लिखना है। सेकंड देखिए कहता है कि ये फ्रेडरिक चार्ल्स, ये क्या ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था। फ्रेडरिक चार्ल्स डैनवर्स क्या था, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था। इसने एक बुक लिखी है पोर्चुगीज इन इंडिया, पूछ सकता है एग्जाम में प्रीलिम्स में। ये पुस्तक किसने लिखी है, तो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे एक फ्रेडरिक चार्ल्स डैनवर्स, उन्होंने लिखी है। ये बुक किससे संबंधित है, तो एल्बुकर्की जब गोवा में घुसता है 1510 में, उससे संबंधित है, ठीक है। बाकी इस आर्टिकल में कुछ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए ये आर्टिकल देखिए फिर से आ गया आज। ये हम लोग ने कल डिस्कस किया था, कल के आर्टिकल में देखा होगा आपने कि चोलाज के बारे में बताया गया था सर्टेन, कि वहाँ पे जो लोकल इलेक्शंस होते थे ना, तो उसको बोला गया कि इंडिया में लोकल इलेक्शंस कराना, डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इनिशियल, जैसे कि कौटिल्य का उसमें एग्जाम्पल दिया गया है, चंद्रगुप्त के समय का, उस टाइम से चलता आ रहा है। उसको अच्छा खासा इम्पैक्ट मिला चोलास के टाइम पे,
तो लास्ट आर्टिकल में, सॉरी लास्ट लेक्चर में इसको डिस्कस किया है हमने, जस्ट कल के लेक्चर में, ठीक है, जो बीता हुआ कल है उसमें डिस्कस किया है। तो इससे देखिए संबंधित एक और आर्टिकल आ चुका है। तो आप समझिए चोलास जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, लगातार किसी चीज़ पे आर्टिकल आता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए तो ये आर्टिकल बेसिकली ना प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो हमने कल पढ़ा था वो मेंस के लिए था, क्योंकि उसमें बताया गया था कि किस तरह से 2-3 चीज़ों का जिक्र किया गया था, किस तरह से जो इलेक्शन प्रोसीजर था, ठीक है, वो एकदम अनबायस्ड था, क्लीन था, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। एक तो देखिए, हाँ, एक टर्म है विमान। विमान क्या होता है? टावरिंग स्ट्रक्चर अबव इनर सैंक्टम। ये आपने पढ़ा होगा आर्ट एंड कल्चर में, जो टेम्पल बनते थे ना, द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल चोलास के टाइम पे, तो विमानास कहते थे। जो सैंक्टम सैंक्टोरम में जो मेन गर्भगृह है उसके ऊपर टावरिंग एक स्ट्रक्चर होता था जिसको विमान कहते थे, ठीक है। तो कुछ टाउन्स के देखिए नाम है, थंजावुर, गंगाईकोंडा चोलापुरम, दारासुरम। ये किससे संबंधित है पूछ सकता है, थोड़ा सा इनलार्ज करते हैं। हाँ, ये पूछ सकता है, ये चोलास से संबंधित है। क्या क्या? थंजावुर है, गंगाईकोंडा चोलापुरम, दारासुरम, ये टाउन्स के नाम है, ठीक है। ये किससे संबंधित है? तो चोलास से, ठीक है। यहाँ देखते हैं, ये देखिए थोड़ा कंट्रोवर्शियल यहाँ पे कहता है, कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि चोलास की जो उत्पत्ति हुई वो कहाँ से, कब हुई थी? 9th एंड 13th सेंचुरी में। कुछ कहते हैं कि नहीं, इस डेट से हुई थी। इसमें आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे ना कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कि पल्लवाज है, वेलीर सोलिडारिटी, विजय आल्या, ठीक है। तो ये तो फाउंडर थे चोलास के, हम जानते हैं। तो पल्लवाज हो गए, राष्ट्रकूटास हो गए। यहाँ देखिए कहता है कि प्रांतक वन, प्रांतक चोला का ना कल के आर्टिकल में भी जिक्र आया था, ठीक है, कि उन्होंने एक, आई थिंक कोई इंस्क्रिप्शन है उनका, उसमें अच्छे से डिटेल में बताया गया था कि किस तरह से उस टाइम पे चुनाव कराया जाता था, ठीक है। तो उनका जिक्र कल के आर्टिकल में भी था, आज भी देखिए बोला है। तो कहता है प्रांतक वन वैंक्विश्ड पांड्याज एंड पल्लवाज, उनको हराया उसको, ठीक है। बिफोर भी मतलब कहता है कि स्टार्टिंग में प्रांतक वन ने क्या किया, पांड्यास को हराया, पल्लवास को हराया, बाद में उसको किसने हराया? राष्ट्रकूटास ने। तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रांतक वन जो चोला रूलर था उसने हराया पांड्यास को, देन पल्लवास को, बाद में उसको डिफीट कर देते हैं राष्ट्रकूटास, ठीक है। प्रांतक का पोता था राजराजा चोलावन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि बेटा था, पिता था, क्या था? तो नहीं, प्रांतक जो था प्रांतक चोला, उसका ग्रैंड सन था राजराजा चोलावन, ठीक है। और उसका बेटा था राजेंद्र चोलावन। तो ये जो राजराजा चोला है, राजेंद्र चोला है, ये ऐसे दो रूलर्स थे जिन्होंने चोला एम्पायर को एकदम अपने चरम पे ले गए, ठीक है। वही यहाँ पे कह रहा है। अब देखिए इसमें कहते हैं कि चोला की पॉलिटी में 3 टियर्ड सिस्टम्स थे, ठीक है। नाडु मतलब विलेज, उड़ मतलब लार्जर विलेज, ब्रह्मदेय क्या था? ब्राह्मिकल अग्रहारा, मतलब जो ब्राह्मणों को जो दान देते थे हम, उसको बोलते थे ब्रह्मदेय। असेंबलीज थी नगरम्स, नगरम मतलब मर्चेंट टाउन्स, नगरम मतलब मर्चेंट टाउन्स होता है। उनको गवर्न कौन करता था? नगर अत्तर्स, ठीक है। ये कुछ टर्म्स हैं स्पेशली फॉर प्रीलिम्स, आप इसको देख लोगे। तो वीडियो को देखने के बाद आप क्या करिएगा, पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और एक एक टर्म को अच्छे से आप उसमें मार्क करोगे, अलग से लिख लोगे, ठीक है। यहाँ देखो हमने कल डिस्कस किया है इसको। ये कुड़ा बोलाई क्या होता है? एक प्रोसीजर है जिसमें एक पॉट में पाम लीव्स पे नाम लिखे जाते थे। किसके नाम? तो जो भी जो इलेक्शंस के लिए जो कैंडिडेट्स खड़े होते थे उनके नाम को लिख करके एक पॉट में डाल देते थे। उस पॉट में से निकालता कौन था? एक ऐसा कोई व्यक्ति या बच्चा जो कि इम्पार्शियल है, ठीक है, इसको कोई मतलब नहीं किसी से, वो उसको निकालता था। इस प्रकार से इलेक्शन होता था, ठीक है। हमने कल डिस्कस किया, आप देखिएगा। यहाँ देखिए, देखिए एक है देवदान। देवदान क्या है? लैंड ग्रांट्स। देवदान एक प्रकार का लैंड ग्रांट्स है, एम्पावर्ड एज रियोसैट्स ऑफ इरिगेशन एंड आर्टिजन। देखिए यहाँ पे कहता है, एक सेकेंड, देखिए ब्रह्मदान क्या होता है? जो ब्राह्मणों को दिया जा रहा है, ठीक है। देवदान क्या है? जो टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस होते थे ना, उनके लिए उसको दान करते थे। वहाँ पे कहता है, हम जानते हैं कि टेम्पल में सिर्फ, टेम्पल मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता था, वहाँ पे एक काइंड ऑफ टाउनशिप जैसा बसा होता था, ठीक है। जैसे कि उसके अगल बगल में इरिगेशन की फैसिलिटी होती थी। जो कलाकार हैं, डांसर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, दुकान वाले हैं, तो एक टाउनशिप जैसा एक अगल बगल में मंदिर के बना होता था। तो टेम्पल्स का काफ़ी उस समय प्रोमिनेंस था, ठीक है। यहाँ देखिए एक कह रहा है नाडू वगई केवियार्स, ठीक है, अकाउंटेंट्स। ये टर्म्स हैं, इसको जस्ट आप एक प्रीलिम्स के लिए याद रख लेना। नाडू वगई अकाउंटेंट्स हो गया, कनकनी नायकास ओवरसीयर्स, ठीक है, जो देख रेख करते थे। फिर यहाँ देखिए चोला पैट्रोनेज, यहाँ देखिए मर्चेंट गिल्ड्स के नाम दिए गए हैं, ठीक है। जो मर्चेंट्स के जो ग्रुप गिल्ड्स होते थे, आयावोल, मानीग्रामम, ठीक है, इसको याद रखना है। यहाँ देखिए
ये कुलवामसा जो है ना, पूछ सकता है क्या है। तो श्रीलंकन क्रॉनिकल है, इसमें कुछ स्टोरीज दिए गए हैं। उसमें बताया गया था कि राजा वन राजेंद्र वन ने कैसे कैसे साउथ ईस्ट एशिया पे अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। तो पूछ सकता है कि किस पुस्तक में ऐसा सोर्स दिया गया है जिससे पता चलता है कि राजा वन ने राजेंद्र वन ने साउथ ईस्ट एशिया पे और श्रीलंका वगैरह पे अपना एक आधिपत्य स्थापित किया था। तो बुक का नाम है कुलवामसा, वो श्रीलंकन ओरिजिन से है। ठीक है, अब देखिए कहता है दो 11th सेंचुरी चोला नेवीज रीअलाइन ट्रेड फ्रॉम पर्शियन गल्फ टू इंडियन ओशन, देयर प्रॉफिट्स वेयर नॉट रीडिस्ट्रीब्यूटेड। आपकी देखिए ये कुछ बता रहे कि दिक्कत कैसे कैसे क्या हुआ। तो हिस्ट्री की चीजें हैं कि उनको रेवेन्यूज तो मिलते थे, बट नगरम्स जो थे, मतलब जो टाउन्स थे, उनके अपकीप के लिए, उसके अच्छे से देख रेख के लिए उस पर वो खर्च नहीं कर पाते थे। ठीक है, हाँ ये देखिए यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है। एक देखिए नाम दिया गया 1940 में वैदिक स्कॉलर जस्टिस टी परम शिवा अय्यर। देखिए नाम दे सकता है, पूछेगा किससे संबंधित है ये, तो टी परम शिवा अय्यर है। उन्होंने क्या बताया था कि 10th एंड 11th सेंचुरी में ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा वन राजेंद्र वन, देखिए ये सेंचुरीज का ये डेट याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। नाम ध्यान रखना कि राजा वन राजेंद्र वन कोलुतुंगा वन, ये क्या थे, चोला रूलर्स थे। ठीक है, इसके बारे में कहता है द सपोज्ड लोकेशन ऑफ राम सेतु वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कोराकाई हार्बर टू इट्स करेंटली नेम्ड एडम्स ब्रिज। कहता है, अब देखिए इसमें क्या क्या ध्यान रखना है हमको कि ये जो राजेंद्र वन है, राजा वन कोलुतुंगा वन, ये चोला रूलर्स थे। एक कोराकाई हार्बर है, आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है कि कोराकाई क्या है। ठीक है, तो पोर्ट है, किसका पोर्ट, चोलास का पोर्ट था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन से प्रीलिम्स का। ठीक है, चलिए तो इस आर्टिकल को बेसिकली आप प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। आफ्टर वॉचिंग वीडियो आप पीडीएफ को डाउनलोड करो, एक एक टर्म को इसमें देखो, अलग से लिखो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए अगेन ये कल के लेक्चर का पीडीएफ है। हमने देखा था कि टाइटल था डेमोक्रेसी ग्रोन एट होम। इसमें बताया गया था कि डेमोक्रेसी किस तरह से हमने सिर्फ बोरो ही नहीं करी है, ये हमारा एक कह सकते हैं कि हमारे में है, एंड डाउट है। ठीक है, हमारे में। और वही कहता है कि इसको, लेकिन जब आंसर आएगा तो लिखेंगे ऐसे कि इसका मतलब ये नहीं कि हमने कॉन्ट्रीब्यूशन, जो ब्रिटिश कॉन्ट्रीब्यूशन है, अमेरिकन का जो संविधान, उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसको डिनाई नहीं। देखिए ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है। इस आर्टिकल में कहता है व्हाई द वर्ल्ड नीड्स बेटर ग्रीन टैक्स। तो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है स्पेशली सोलर एनर्जी के बारे में, जो फोटोवोल्टाइक सेल्स होते हैं ना, इसमें स्पेसिफिकली सिलिकॉन वाले फोटोवोल्टाइक सेल्स के बारे में बताया गया है। उनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को दर्शाया गया है कि सोलर को हम जानते हैं काफी हाइप है, बहुत अच्छा है, बहुत क्लीन है, बट इसमें उसके नेगेटिव संदर्भों को बताया गया है, जो हमारे एग्जाम में बहुत काम का चीजें मेंस के लिए पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे थोड़ा सा। हम यहाँ देखिए, हम समझेंगे पहले इसके सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को। देखिए तो कहता है कि सोलर सेल्स तो बहुत अच्छे होते हैं, है ना, काफी क्लीन होते हैं, बट इसमें ऐसे क्या कारण है जिससे इसको हम कह सकते हैं कि उतने भी क्लीन नहीं है, इनका भी कुछ ना कुछ इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट होता है। इसका इस टर्म का मतलब क्या है कि मतलब ये कहीं ना कहीं कार्बन या फिर जो पोल्यूटेंट वैसे हैं उसको वो इन्वायरमेंट में छोड़ जाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला कहता है कि रॉ मटेरियल, सिलिकॉन जो माइन करते हैं ना, सिलिकॉन को माइन करना, क्योंकि यहाँ बात हो रही है सिलिकॉन फोटोवोल्टाइक सेल्स की। सिलिकॉन को जो माइन करते हैं उससे क्या होता है, जो आसपास के लोग हैं, फ्लोरा है, फौना है, वो डिस्टर्ब हुआ। ठीक है, फिर क्या है, डस्ट पोल्यूशन, काफी डस्ट निकलता है, पोल्यूशन उससे भी होता है। और सिलिकॉन को प्रोसेस करना, यहाँ देखिए इसको कनेक्ट करिए, इसको प्रोसेस करना जो है वो काफी ज्यादा उसको चाहिए होता है एनर्जी। ठीक है ना, काफी एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है ये। वो एनर्जी कहाँ से आती है, तो फॉसिल फ्यूल से आती है। ठीक है, वो एनर्जी कहाँ से है, तो इसके जो बेस में क्या है, बेस में हमने क्या देखा कि इसके रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करने में क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, डस्ट का हैबिटेट डिस्ट्रप्शन हो रहा है, इसको प्रोसेस करने में अगेन हम फॉसिल फ्यूल को यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, ये ड्रॉबैक है। आगे देखिए, अब कहता है इसको जब हम बनाते हैं, जब हम सिलिकॉन पीवी सेल्स बना रहे हैं, उसमें क्या होगा, केमिकल जैसे कि कुछ टॉक्सिक केमिकल्स है, लाइक HF है, HNO3 है, इसका यूज हो रहा है। ठीक है, वेस्ट कैसा निकलता है, हजार्डस वेस्ट लाइक सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। तो इसमें कहता है कि जो हमने रॉ मटेरियल को निकाला उसमें दिक्कत है, इसको जो हम बना रहे हैं उसमें कुछ वेस्ट निकल रहा है। अब देखिए, अब आते हैं यूज फेज पे। यूज फेज में क्या है, यूज फेज में कहता है सोलर पावर जनरेशन, ये इसका क्लीनेस्ट फेज है ना, ये क्लीनेस्ट स्टेज है। इस स्टेज में कुछ भी नहीं होता है। तो सोलर पावर जो सोलर प्लांट्स होते हैं वो क्लीन क्यों हैं, क्यों बोलेंगे क्लीन है,
तो इसके लिए जब उनको हम यूज, जब वो बन चुके हैं, रेडी हैं, जब उनको यूज हम करते हैं बेसिकली, उस टाइम पे कुछ भी एमिशन खराब नहीं होता है, कुछ भी एमिट नहीं करता है, ठीक है। बट उसका जो इनिशियल प्रोसीजर है सिलिकॉन को निकालना, उसको प्रोसेस करना, उसमें अच्छा खासा वेस्ट हमारा होता है और फॉसिल फ्यूल का भी यूज किया जाता है, ठीक है। ये था यूज वाले फेज में, जब सोलर पावर हम जनरेट कर रहे हैं तो वो कोई भी एमिशन नहीं करता है, ठीक है, नॉइज फ्री भी होता है, ठीक है। अब देखो, अब ये खत्म हो गया, सपोज करो कोई खराब हो गया सोलर पैनल, है ना, उसको हम डिस्पोज करेंगे या रिसाइकिल करेंगे। तो डिस्पोजल में, रिसाइकलिंग में कहता है कि अभी तक कुछ वाइडली वैसा होता नहीं है कहीं पे, मतलब करना चाहिए बट लोग करते नहीं है ना, वाइडली प्रैक्टिस में नहीं है। तो डिस्पोज जब करते हैं तो ओल्डर पैनल्स में क्या होता है, ग्लास के टुकड़े हो गए, एल्यूमिनियम है, टॉक्सिक मटेरियल्स है, अगेन वो अर्थ में जाएगा। तो कहता है कि इसके पूरे साइकिल में सोलर पैनल बनने में इसके स्टार्टिंग में दिक्कत है, मतलब हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, पोल्यूशन हो रहा है, प्रोसेस कर रहे हैं, पोल्यूशन हो रहा है, बस जो हम उस पैनल को यूज करते हैं उसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता है, बाकी इसको डिस्पोज करने में भी पोल्यूशन होता है, ठीक है। देखिए इसमें कुछ देखिए टर्म्स डिस्कस किए गए हैं। पहला है ग्रीन एमोनिया, ठीक है। सबसे देखिए पहले समझेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जानते हैं एलिमेंट है, तो इसमें क्या करता है ना कि वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू H2O जो है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो उसमें से निकलता है हाइड्रोजन। तो एनर्जी के थ्रू एक एनर्जी दी जाती है H2O को, जिससे कि H अलग हो गया, O अलग हो गया, ठीक है। लेकिन ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, अगर ये एनर्जी किसी फॉसिल फ्यूल के को यूज करके आ रही है, अगेन ये ग्रीन हाइड्रोजन नहीं होगा। अगर ये एनर्जी, इसमें क्या किया जाता है कि सोलर एनर्जी को यूज करके लोग क्या करते हैं, बनाते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। सोलर एनर्जी को यूज करके क्या हमने पैदा किया, करंट पैदा किया, उस करंट से हमने फोर्स लगाया तो H2O को ब्रेक किया हमने दो पार्ट्स में, H मॉलिक्यूल, O मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो कहता है कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, ठीक है, H2O का, उस जो करंट अगर सोलर एनर्जी से आ रहा है, किसी क्लीन एनर्जी से आ रहा है तो ठीक है, अगर फॉसिल फ्यूल से आ रहा है तो इट इज़ नॉट ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन इसमें कह रहा है कि हमने अभी देखा कि सोलर सेल भी कैसे बन रहा है, वो भी कहीं ना कहीं तो इन्वायरमेंट, उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट है ही। तो क्या ग्रीन हाइड्रोजन सच में ग्रीन है, ये डिस्कस यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो देखिए अब कहता है, यहाँ देखिएगा इस आर्टिकल में, थोड़ा सा रुकिए, यहाँ देखिएगा ये पॉइंट वही देखिए डिस्कस जो हमने किया, कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, हम जानते हैं, ठीक है। हम जब इसको यूज करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन को तो इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, डजंट एमिट एनी ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, समझ में आ रहा है। जब इसको जलाते हैं, यूज करते हैं तो किसी प्रकार का GHG नहीं एमिट करता है, ठीक है। लेकिन हाउएवर द करंट इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्नोलॉजीज विल कंज्यूम मोर एनर्जी टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन देन इट्स एनर्जी वैल्यू इन यूज। इसमें देखिए दो बात है, पहला है कि अगर हम किसी क्लीन एनर्जी को यूज करके हाइड्रोजन निकाल भी रहे हैं, ठीक है, तो बहुत खर्च लग रहा है हमारा उसमें, ठीक है ना। और जितनी एनर्जी इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को करने में यूज हो रही है, उतनी एनर्जी ये हाइड्रोजन नहीं दे पा रहा है, ठीक है, एज अ फ्यूल नहीं दे पा रहा है, तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो रहा है ये, ठीक है। अब देखिए कहता है कि अदर कॉस्ट क्या क्या इसमें आएगा, जैसे कि इसको स्टोर करना दिक्कत है, ट्रांसपोर्ट करना दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट इज हैज़ वेरी लो डेंसिटी विच कॉजेज इट टू लीक इजिली। तो हमने क्या देखा, हमने बहुत सारे देखा प्रॉब्लम्स को कि हाइड्रोजन क्या है, ठीक है, हमने किसी तरह इसको प्रोसेस कर लिया, निकाल लिया बहुत खर्च करके, बट इसको स्टोर करना भी दिक्कत है, ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत है, क्यों, क्योंकि इसका डेंसिटी बहुत लो होता है, जिसके कारण ही इजीली लीक करने की इसमें चांसेस रहते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए अब कहता है ना कि एक नया तरीका निकाला गया है, क्या तरीका है कि एक्सपर्ट्स ने क्या किया है, प्रपोज किया है टू इन्फ्यूज ग्रीन हाइड्रोजन, यहाँ इस पे देखिएगा, इनटू मॉलिक्यूल्स लाइक ग्रीन एमोनिया, ग्रीन मेथनॉल। अब कह रहे हैं कि आप ऐसे करो कि इसको सिंगली, मतलब सिर्फ और सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करना इज डिफिकल्ट। तो एक्सपर्ट्स ने बोला आप ऐसा करो कि इसको आप इन्फ्यूज कर दो ग्रीन एमोनिया में और ग्रीन मेथनॉल में, इसको ट्रांसपोर्ट करो, बाद में एक्सट्रैक्ट कर लो। अब देखिए वही कहता है कि ऐसा करने के लिए ना इसमें भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी का खर्च होगा। तो हम थोड़ा देखेंगे यहाँ पे कि होता क्या है। देखिए ग्रीन अमोनिया है ना, यहाँ देखिए एक सेकेंड, ये क्या है देखिए, तो अमोनिया जो नेचुरल ट्रेडिशनल है, एक प्रोसेस का देखिए नाम याद रखिएगा, हेबर बॉश प्रोसेस, इसका नाम है हेबर बॉश प्रोसेस, ठीक है। होता क्या है, मीथेन से निकलता है हाइड्रोजन, ठीक है, जिससे कि बनता है हमारा NH3, कंबाइन करके बन जाता है, मतलब नाइट्रोजन तो चलिए प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो कंबाइन करता है मीथेन के हाइड्रोजन से
और बनाता है NH3 जिसमें कि CO2 निकलता है। इसका बाई प्रोडक्ट क्या है? CO2 है। ये ट्रेडिशनल प्रोसेस है, ठीक है। इसका नाम है हेबर बॉश प्रोसेस, ओके। बट ग्रीन अमोनिया क्या होता है? ग्रीन अमोनिया क्या का मतलब है? इसमें जो हाइड्रोजन आएगा ना, यहाँ हाइड्रोजन कहाँ से ले रहे हैं? मीथेन से ले रहे हैं। लेकिन ग्रीन वाले में जो हाइड्रोजन आएगा वो इलेक्ट्रोलाइसिस किए हुए जो हम H2O को तोड़ रहे हैं वहां से आएगा, ठीक है। और ये एयर के नाइट्रोजन से रिएक्ट करके बनाता है NH3। समझ में आ रहा होगा कि ट्रेडिशनली क्या हो रहा है? मीथेन से लिया जा रहा है, बट ग्रीन हाइड्रोजन में हम क्या करते हैं? पहले H2O को तोड़ेंगे हम वाया इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। उसमें एनर्जी कंज्यूम हुआ, उसको अब क्या करेगा? वो नाइट्रोजन से रिएक्ट करके बनाएगा NH3, ठीक है। एक ये जुगाड़ है इसका। देखिए दूसरा कहता है, एक टर्म था ग्रीन मेथेनॉल, ठीक है। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं रिन्यूएबल मेथेनॉल। नाम इसका है CH3OH। फॉर्मूला क्या है? CH3OH, ठीक है। ये क्या करता है? कहाँ से? जैसे कि चारा होता है ना, जानवरों का चारा है, तो प्रोड्यूस यूजिंग रिसोर्सेज लाइक फीड स्टॉक्स। तो ये खराब नहीं है ना, सस्टेनेबल कह सकते हैं इसको हम। ज़्यादा खराब इम्पैक्ट नहीं पड़ता है इन्वायरमेंट पे। कन्वेंशनल जो ट्रेडिशनल है वो कैसे निकलता है? नेचुरल गैस या फिर कोल, ठीक है ना। कहते हैं कि जो ग्रीन मेथेनॉल है उसको हम प्रोड्यूस करते हैं फीड स्टॉक लाइक चारा जो जानवर का होता है उससे। बट कन्वेंशनली किससे किया जाता है? नेचुरल गैस, मीथेन हो गया, कोल हो गया, उससे किया जाता है, ठीक है। इसके दो टाइप्स कहता है बेसिकली है, ई मेथेनॉल, बायोमेथेनॉल। ई किससे निकलेगा? ग्रीन हाइड्रोजन प्लस कैप्चर्ड, सॉरी डी छूट गया, कैप्चर्ड CO2, ठीक है। ये निकलेगा फ्रॉम बायोमास, जैसे कि जो वेस्ट होते हैं ना, जैसे कि गोबर है या फिर एग्रीकल्चरल वेस्ट है, वो हो गया। ई मेथेनॉल क्या है? यहाँ भी ग्रीन हाइड्रोजन को हम कैप्चर कर रहे हैं, CO2 जो कैप्चर्ड CO2 है हमारा, जिसको हमने कैप्चर किया है, ट्रीज कैप्चर करते हैं, कुछ मशीन्स कैप्चर करते हैं, उससे इसको हम रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि जो हमारा ग्रीन हाइड्रोजन है ना, वो ग्रीन कितना ग्रीन है, ठीक है। अगर उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस में, अगर पानी को के बॉन्ड को, H2O के बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी यूज कर रहे हैं वो अगर क्लीन एनर्जी है तो ठीक है। बट अगर वो फॉसिल सोर्सेज से आ रही है तो ये भी ग्रीन हाइड्रोजन नहीं हो गया। बट यहाँ पे एक और कहता है कि ठीक है, जो ग्रीन हाइड्रोजन है भी, तो उसको बनाने में जितना खर्च होता है, जितनी एनर्जी लगती है, उतना ज़्यादा एफिशिएंट ये भी नहीं है, ठीक है। तो इसका दो बताएगा अल्टरनेटिव कि इसको ठीक है स्टोर करने में दिक्कत है, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत है। एक्सपर्ट्स ने क्या बोला कि आप क्या करो, ग्रीन मेथेनॉल में इसको बना दो या फिर ग्रीन अमोनिया में डाल दो। कैसे? तो ग्रीन हाइड्रोजन को आप यहाँ पर जो एयर का नाइट्रोजन है उससे रिएक्ट करा दो, मिलेगा NH3। अब जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको आप रिएक्ट करा दो CO2 से, ठीक है। इससे बन जाएगा ग्रीन मेथेनॉल। लेकिन इन सारे प्रोसेसेस में क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है, कॉस्ट बहुत लगता है, एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें कहता है कि इन चीज़ों पे ध्यान देने से पहले हमको ये देखना होगा कि कॉस्ट और जो प्रॉफिट है वो रेशियो क्या है, ठीक है। क्या वो सही है, ठीक है, और क्या वो एक्चुअली ग्रीन है कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो डिस्कशन तो हो गया। अब देखिए थोड़ा सा हम आगे देखेंगे, एक सेकंड। देखिए एक टॉपिक, एक क्वेश्चन दिया गया आप लोगों के लिए, इसको देखिएगा। हमने देखा ना, अभी हमने कल देखा था, आज देखा है, एंड आई थिंक जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था 14 जुलाई का, उसमें देखिए आपने देखा होगा सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी वगैरह जो शब्द हैं। देखिए इसमें क्या करना है आपको ना, कि प्रीएम्बल में कुछ शब्द दिए गए हैं, ठीक है। सोवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, कुछ टर्म्स दिए गए हैं। आपको करना क्या है, आप इनका अच्छा से, एक होता है कि नोट्स बना लो, या फिर इनसे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए अभी तक एग्जाम में, प्रीलिम्स में, उसको देखो कि किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए मेंस के लिए ना आप एग्जाम्पल इसमें देखिए दिया गया है, कहता है रूट्स ऑफ सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया आर क्लियरली डीपली एम्बेडेड इन इट्स सिविलाइजेशनल एथोस। कहता है कि भारत के कल्चर में ही इन शब्दों को अच्छे से मतलब वो सम्मिलित हैं, ठीक है। वो मेयरली हमने बोरो नहीं किया है वेस्ट से। इसको आप एग्जामिन करो तो आपको अगर पता होगा इसका मतलब क्या होता है तभी तो एग्जामिन कर पाओगे। तो हमने जो आर्टिकल आज डिस्कस किया है उसमें कौटिल्य का एग्जाम्पल दिया गया है, चोलास का एग्जाम्पल दिया गया है। हमने जो 14 जुलाई को उसमें PDF में लिंक दिया गया है, उस पर जो डिस्कस किया था उसमें अशोकन की बात करी गई है, एडिक्ट नंबर 7, एडिक्ट नंबर 12, ठीक है। आप देखो इन एग्जाम्पल्स को यूज करो, ठीक है। और ये वही सिमिलर क्वेश्चन देखिए यहाँ भी है रिगार्डिंग जो हमने पढ़ाई करी है आज, कि क्या सिलिकॉन फोटोवोल्टाइक सेल्स जो होते हैं वो सच में इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, ठीक है। इसको देखना है, ठीक है। तो आज के लिए देखिए इतना ही है। कोई भी दिक्कत, कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए इसको एंड करते हैं। थैंक यू।